Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech, your process automation strategist. आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट नीलेश धानोका, जो स्पेस फैक्टर के ओनर और अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट के एक एक्सपर्ट है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अहमदाबाद के रियल एस्टेट के करंट ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। नीलेश अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है एंड इन्वेस्टर को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और यंग प्रोफेशनल कैसे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बायर्स और सेलर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज काम आ सकती है। तो अगर आप अहमदाबाद के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या सिर्फ इस मार्केट के डायनामिक समझना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। So welcome नीलेश, कैसे हो आप? I am very good. Thank you so much for inviting me to the podcast. Yes. So नीलेश, मुझे आपसे जानना है कि आपकी थोड़ी फील्ड इंटरेस्टिंग है। आप बाय प्रोफेशन मैंने देखा कि आप सीए हो, बट फिर अभी आपका बिजनेस फील्ड टोटली डिफरेंट है। तो आप मुझे जर्नी बताइए कि कैसे रियल एस्टेट फील्ड में आप आए। 2012 में मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद काफ़ी सारी फील्ड्स में मैंने काम किया, जैसे आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो। थोड़ा टाइम मैं सिंगापुर में भी था। उसके बाद में रिसेंटली बिफोर 4 इयर्स, कोविड के बाद पर्टिकुलरली, आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है अहमदाबाद में। एंड उस टाइम पे मार्केट भी क्रैश था, तो अच्छा खासा रेट इम्प्रूवमेंट वहाँ पे देखने को मिला। एंड उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे वी कैन जस्ट डू एनीथिंग, और अपने जो ड्रीम्स अचीव करने हैं वो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इजीली मैं कर पाऊंगा। तो तभी से मैंने अपनी जर्नी को डाइवर्सिफाई करके रियल एस्टेट में एंट्री की। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस चल रही है कि टोटली वो शट डाउन है और अभी टोटली फोकस आपका इसी बिजनेस में? नहीं, अभी मेरा फोकस जो है टोटली रियल एस्टेट पे ही है। बाइंग, सेलिंग एंड कंसल्टिंग फॉर रियल एस्टेट। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस एक तरह से बिल्कुल बंद कर दी हमने, और अभी पूरा फोकस रियल एस्टेट पे ही है। ओके, सो मुझे ये जानना है कि आपने जो मतलब कई बार क्या होता है कि लाइक मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है और मेरा बिजनेस सेम फील्ड में है। तो कई बार क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन एक अलग फील्ड में होता है और आप जब बिजनेस नया स्टार्ट करते हो, तो जो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं तो उसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस माइंड में चलते हैं कि वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। तो आपने वो चैलेंजेस को कैसे फेस किया? तब आपका माइंडसेट क्या था? आपने एज अ अपॉर्चुनिटी देखा या वो थोड़ा डिटेल में समझाइए। मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि मैं हमेशा से बहुत लकी रहा इस चीज़ में कि मैंने जैसे ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया, धीरे धीरे मुझे कस्टमर्स मिलने लगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट को लेके बढ़ती रही। एंड प्लस एक सीए का बैकग्राउंड आपको हमेशा हेल्प करता है आपके कोई भी वेंचर में। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू रियल्टर बिजनेस, बट इसके अलावा भी अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो एक सीए का जो बैकग्राउंड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, वो हम लोग की इस तरह से हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक टाइम के बाद हमको कोई भी चीज़ नई ग्रास्प करनी है या फिर कोई नए इंडस्ट्री को समझना है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सेम वे रियल एस्टेट में भी मेरे साथ वही हुआ, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एंड रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट मनी। सो धीरे धीरे करते हमें जब कॉन्सेप्ट ऑफ मनी पता है कि किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, किस तरह से पैसा लगाया जा सकता है, व्हाट इज आरओआई, किस तरह से हम आरओआई मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। सो यही जो फील्ड में जो हमें सिखाया जाता है सीए में, वही मैंने यूज़ किया रियल एस्टेट में, एंड उसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। राइट। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सीए, तो उनका बाय कैरेक्टर वो बहुत शांत लगते हैं। उनको बैक एंड ऑफिस संभालना मतलब उनका वो स्ट्रॉन्ग सूट रहता है। और आप जैसे अपना बिजनेस कर रहे हो तो फ्रंट फुट पे आके आपको सेल्स संभालना है। मतलब वो थोड़ा समझाइए। आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। मैंने हमेशा से मेरे फादर को बिजनेस करते हुए देखा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन से पहले जो पढ़ने का शुरू करते हैं हम लोग, उस टाइम से ही मुझे पता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। आई वॉज नेवर फॉर अप फॉर जॉब्स। सो प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की, पर उसके बाद मुझे लगा कि इससे भी अपग्रेड वर्जन अगर कोई बिजनेस में मैं कर सकता हूँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की नॉलेज है वही मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ,
तो मैंने वो चीज शिफ्ट की उस चीज को। एंड फॉर एन एंटरप्रेनर इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेल्स। अगर आप एक कंपनी में हो और तो आपको सेल्स ही नहीं, आपको बाकी सारा काम करना है। आपको अकाउंट्स भी देखना है, आपको मार्केटिंग भी देखना है, ब्रांडिंग भी देखना है, आपको कस्टमर्स को भी संभालना है, सेल्स भी करना है। सो ये सारा प्रोसेस जो चीज से चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मुझे हेल्प मिल सकती थी वहां से मिली। प्लस एक मेरा जो अपब्रिंगिंग है, जो बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर का भी प्रिंटिंग प्रेस है, तो वहां पे से भी मुझे काफी चीजें सीखने मिली थ्रू माय ओवरऑल जर्नी। तो सारी चीजें जब मिक्सअप होके मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिजनेस में कभी ऐसा ही लगा ही नहीं कि मतलब आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वे। मुझे हमेशा से ये लगा कि दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर। सो मेरे लिए वो जर्नी हमेशा से बहुत ईजी रही। राइट राइट राइट। लाइक मैंने आपके जितने भी पब्लिक स्पीकिंग के सेशंस देखे हैं, तो मैंने बीच में आपका प्रेजेंटेशन भी अटेंड किया था, तो हर टाइम आप अपने आप को रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोलते हो, और मार्केट में हमने ये वर्ड को बहुत थोड़ी नेगेटिवली देखा है, लाइक रियल एस्टेट एजेंट या फिर गुजराती में दलाल भी बोलते हैं उसको। तो जब ये नाम आता है ना, तो मार्केट में एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कि एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप क्या सोसाइटी को प्रोवाइड करते हो, आपकी फिलोसॉफी क्या है? सी कंसल्टेंट हम अपने आप को इसीलिए बुलाते हैं, रीजन उसका ये है बिकॉज हम लोग प्रॉपर्टी बायर्स को कंसल्ट कर रहे हैं। प्लस जो इन्वेस्टर कैटेगरीज है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी आर कंसल्टिंग दैम। आवर वर्क इज नॉट लिमिटेड टू बाइंग सेलिंग, जैसा लोग करते हैं कि भी आपको एक घर खरीदना है, मैंने ढूंढा एक घर आपके लिए और मैंने आपको एक घर दिला दिया। उससे बढ़ के हम जो काम कर रहे हैं, दैट इज कंसल्टिंग द क्लाइंट हाउ दे कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टिंग पार्ट। उस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट भी करना है हमें, उनको रेवेन्यू भी जनरेट करना है। सो ओवरऑल जो मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, सो वो एक कंसल्टिंग पार्ट हो गया। दैट इज नॉट अ ब्रोकरेज पार्ट। ब्रोकरेज इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बट कंसल्टिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, जहाँ पे हम अपने इन्वेस्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं ताकि उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सके। हम लोग होम बायर्स को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग जो होम बाय करना चाहते हैं उनकी जर्नी एक स्मूथ हो सके। सो ओवरऑल ब्रोकरेज पार्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। Right. So for us, consulting is a major part, brokerage is a part of our business. So that is the difference between what we are doing and what other people are doing. Okay. So आपकी जो 4 साल की जर्नी है इस बिजनेस में, उससे आपको क्या लग रहा है कि अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट कैसा जा रहा है अभी? मुझे कभी ऐसा होता है कि जिस हिसाब से आफ्टर कोविड जो रेट बढ़े हैं, तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि ये सैचुरेशन लेवल पे है। तो आपको क्या फ्यूचर स्कोप दिख रहा है अभी? और फ्यूचर स्कोप ऑफ अहमदाबाद इज वेरी ब्राइट आने वाले समय में, बिकॉज अभी की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो दो तरह से रियल एस्टेट मार्केट जो है बिल्कुल भी बैलेंस चल रहा है। एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही है उसमें। फर्स्ट चीज है डिमांड एंड सप्लाई, जितना सप्लाई है उतना डिमांड भी है। सेकेंड चीज है रेट एप्रिसिएशन। सो दोनों ही चीज में अभी इतना स्टेडीली अहमदाबाद का मार्केट ग्रो कर रहा है कि आज की तारीख में अगर हम देखें, टुडेज पोजीशन इज दैट कि आज की तारीख में आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, प्लस जितनी इन्वेंट्री बिल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी सोल्ड आउट भी हो रही है। तो वो दोनों चीज आज की पोजीशन देख रहा हूँ तो इट इज लुकिंग वेरी स्टेडी। एंड अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो देखो, इन अ लॉन्ग रन इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट समथिंग, लाइक 5 साल के बाद क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना आज की डेट में इट इज वेरी very hard. But the amount of infrastructure the government is creating in and around Ahmedabad, that will definitely attract people from all around Gujarat and India. So जिस तरह से लोगों का माइग्रेशन अगर सिटी में होगा तो रियल एस्टेट उसी से बूम करेगा, बिकॉज इट क्रिएट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। एंड जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी वहां पे जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन के लिए और माइग्रेशन होगा, रहने के लिए जगह चाहिए। सो रियल एस्टेट इन अ शॉर्ट रन भी अगर मैं कहूँ तो इट विल, अहमदाबाद का मार्केट अच्छा बूम करेगा एंड इन फ्यूचर इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। ओके, उसके पीछे का रीजन क्या आप समझ रहे हो? लाइक गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसमें, मतलब आप क्या देख रहे हो? क्योंकि मैंने देखा आज से 10 साल पहले की यही अगर बात करें तो, और आज का अगर रियल एस्टेट का रेट देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है। और अभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लाइक हमारे जितने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है जो बाहर यूएसए या और कोई भी कंट्री में है, तो उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है, और वो भी अहमदाबाद में ज़्यादा करते हैं या फिर गुजरात के कोई भी एरिया में। तो पहले ऐसा नहीं था।
तो इसका पीछे का रीजन क्या समझ रहे हो आप? See, Gujarat itself has a model of improvement and improvisation. गुजरात ने ऑलवेज बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमेशा से बिजनेस क्रिएट किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है. जैसे कि मैं गिफ्ट सिटी की बात करूँ या धौलेरा स्मार्ट सिटी की बात करूँ या अहमदाबाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, जो ईज ऑफ बिजनेस अहमदाबाद और गुजरात प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इंडिया. सो उसकी वजह से गुजरात इज अ वेरी प्रेफरेबल लोकेशन फॉर एनीबडी. एंड रियल एस्टेट एप्रिसिएशन की जहाँ हम बात करें तो अगर आप आज मेट्रो सिटीज से कंपेयर करो, वी कंपेयर इट टू मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर, तो रेट्स इन अहमदाबाद इज लाइक नथिंग इन कंपैरिजन टू मुंबई एंड दिल्ली. सो आज की डेट में भी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट रेट्स इन अहमदाबाद बहुत कम है कंपेयर टू मुंबई एंड अदर मेट्रो सिटीज. सो वो एक लेवल जैसा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसा हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी. जब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ बिजनेस उसी तरह का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो प्राइस एप्रिसिएशन वी कैन एनीवेज एक्सपेक्ट. एंड जहाँ तक एनआरआईज इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैक्सिमम गुजरात के जो एनआरआईज है, जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, जिनका होमलैंड ही गुजरात है, वो बिलोंग करते हैं गुजरात से, तो उनके लिए इन्वेस्ट इन गुजरात इज वेरी इजी प्रोसेस. उनका जो होमलैंड गुजरात है वो एक नोन टेरिटरी है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए. दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि उनका प्रेफरेबल लोकेशन जो है वो गुजरात बनता है. और जैसा आपने बोला कि 10 ईयर्स पहले रेट्स एंड आज के रेट में बहुत एप्रिसिएशन हो गया है, तो वो एक ड्रॉबैक नहीं है. दैट इज ऑल्सो ए रीजन कि आप फ्यूचर किस चीज से प्रिडिक्ट कर सकते हो. आप फ्यूचर हमेशा पास्ट के रिजल्ट से प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो पास्ट के रिजल्ट्स जब इतने अच्छा है, 10 ईयर्स में गुजरात ने इतना एप्रिसिएशन देखा है, हम उसी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में भी इसी तरह का एप्रिसिएशन रहेगा. दैट्स ग्रेट. दूसरा मुझे ये जानना है कि आपने शायद न्यूज़ देखे होंगे कि अभी 2037 में शायद ओलंपिक्स भी आएगा अहमदाबाद में, तो इससे रियल एस्टेट कैसे कनेक्टेड है? और दूसरा मेन क्वेश्चन, जैसे एनआरआई लोगों की हमने बात की, तो मुझे ये जानना है कि वो ज़्यादातर क्या गलतियां करते हैं अगर अहमदाबाद या गुजरात में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब उनको ये कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? दो मेरे मेजर क्वेश्चन है. सी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस चीज को क्लैरिफाई भी किया है कि 36 में वी आर ट्राइंग टू गेट ओलंपिक्स इन इंडिया, बट एक मैसिव अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत रहेगी इस चीज के लिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे. सो जैसा कि अभी हमने रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स में देखा, इट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओलंपिक्स ऑफ एवर. तो उस तरह की चीजों के लिए वी हैव टू, बिकॉज आज हम 36 की बात करें विच इज लाइक मोर देन 10 ईयर्स अवे, बट उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है. तो जब हम एक ओलंपिक लेवल की इवेंट की बात करते हैं जिस पे पूरे वर्ल्ड की नजर रहती है, तो हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा. राइट. सो गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट कि रोड से लेके हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके स्टेडियम, सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स है वो हमें सिटी में करने पड़ेंगे. एंड दिस थिंग, उसमें अहमदाबाद का बहुत अच्छा रोल रहेगा, बिकॉज अ डेडिकेटेड एरिया विच इज वेस्ट अहमदाबाद प्रीमियम एरिना वो बनाया गया है वहाँ पे, विच इज इन अ वे क्रिएटेड फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली. वो लेटर ऑन गवर्नमेंट डिसाइड करके उसको भी फाइनलाइज करेगी. बट जब इस तरह की कोई इवेंट इंडिया अपॉर्चुनिटी ले रहा है तो उसके साथ साथ में वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेगा. एंड द मोर इंफ्रास्ट्रक्चर विल क्रिएट मोर जॉब्स, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस ओनर्स इन गुजरात एंड अहमदाबाद. सो बिजनेस जहाँ प्रोस्पेक्ट करेगा वहाँ पे रियल एस्टेट का मूवमेंट रहेगा. राइट. एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एनआरआईज की बात में करूँ तो मिस्टेक जो एनआरआई करते हैं वो मेजरली जब वो इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एस्टेट इज द थिंग दैट इज रियल. ठीक है, हम लोग हमेशा ये चीज यूज करते हैं कि रियल एस्टेट में व्हाई इट इज रियल, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इट इज वेरी रियल. जो एनआरआई मिस्टेक करते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, दे रिलाई ऑन समबडीज वर्ड. They do not come to India, check the property, what is the condition, who is the builder, what is the reputation of the builder, what are their past projects, how they have completed their projects. So ये सब चीजें जब तक आप खुद एग्जामिन नहीं करो, you cannot trust blindly to anybody. प्लस दूसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है वो क्लियरली हुए हैं नहीं हुए हैं वो उनको पता नहीं रहता, बिकॉज दे आर रिसाइडिंग अब्रॉड. सो साल में एक बार अगर अहमदाबाद आएंगे तो वो देख सकते हैं, बाकी उनको डे टू डे दे आर नॉट नोइंग कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है. सो इन अ वे दे आर ब्लाइंडली रिलाइंग ऑन समबडी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स.
तो वो चीज नहीं करनी चाहिए. एनी टाइम एनआरआई वांट्स टू इन्वेस्ट समथिंग, दे शुड कम टू इंडिया, सी ऑल द projects, see select a one project which they think that is the best with consultation to the agent or their consultant, but देख के ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए. बिना देखे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना is like blindly shooting for something. And their sole purpose is obviously investment. They are not looking for a property to reside in that property or use that property. Right. So वो property liquidate होगी या नहीं होगी वो भी उन्हें नहीं पता है. Most of the NRIs get trapped when they buy a property relying on somebody else's word, and at the time of selling, liquidating that property, it is not happening. So उनका जो पैसा है वो उस प्रॉपर्टी में पार्क होकर स्टक हो जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. राइट. सो ये सारी चीजों को एनआरआईज को ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए. ओके. क्या आप मुझे अपने करियर में से एक सक्सेस स्टोरी बता सकते हो जिसमें आपका कनेक्शन किसी एनआरआई से हुआ हो और उसको ज्यादा रिटर्न मिला हो, मतलब दे आर हैप्पी विथ यू? सी रिसेंटली मुझे एक बीएनआई मेंबर ने एक एनआरआई क्लाइंट से मिलवाया था. सो मैं सक्सेस स्टोरी से पहले सेल्स स्टोरी के लिए शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज ही वॉज लुकिंग टू बाय वन फ्लैट. ठीक है, ही वॉज लुकिंग फॉर एन गुड इन्वेस्टमेंट जो कि उनको 2-3 साल बाद अच्छा रिटर्न दे. बट जिस तरह से हमारा सेल्स प्रेजेंटेशन रहता है, जिस तरह से हमारा क्लाइंट को एजुकेशन रहता है अबाउट द एरिया, अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट द डेवलपर, उन्होंने एक की जगह 4 फ्लैट्स हमसे बुक किए. ठीक है, तो बट that comes with a promise that we will liquidate their flat on a certain period of time. We will try to do as much as possible to realize the profit. Books pe profit dikhana is not something, but the commitment and the efforts we show them that this is the efforts we are going to pull for your investment liquidation. That was the point where the sales was converted. And now it is at the point that they are already gaining like 20-30% ROI within a year time. If we will liquidate today, they will definitely get 20-24% ROI. Right. But they are willing to stay with us for a long, and they are saying that 2-3 years later we will try to sell. So this is something that they are happy with us. The real estate is growing, and their investment has yielded ROI of like 20-24% in a year, which is exceptional compared to any other asset class. So that is a success and sales story from my side about this. That's great. दूसरा नीलेश, मुझे ये जानना है कि अहमदाबाद में मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हैं? लाइक मैंने देखा कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तब सिंधु भवन भी ग्रो हो रहा था, इतना एस्टेब्लिश नहीं था. फिर अभी वो हो गया तो भोपाल एरिया ग्रो हुआ, फिर अभी वो भी सैचुरेट होने लगा है, तो अभी गांधीनगर अहमदाबाद को मर्ज करके ट्विन सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है. तो आप बताइए कि अभी कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रोइंग है, बट नेक्स्ट 10 साल का अगर वो टाइम पीरियड लेता है तो वहाँ पे उसको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है? सी अहमदाबाद का अगर आप वेस्टर्न जोन देखो, जिसमें आप समझो सीलज हो गया, साउथ भोपाल, शेला, घुमा और टूवर्ड्स साणंद, ये एक पैच हो गया. दूसरा अगर हम देखते हैं कि जो प्रोस्पेक्ट एरिया है दैट इज नॉर्थ अहमदाबाद, जहाँ पे आप समझो चांदखेड़ा है, त्रागढ़ है, ये सारे एरियाज आ गए. सो आप जिस तरह से आपने भी एग्जाम्पल दिया, आपके मुंह से भी 2-3 एरियाज जो निकले दैट इज लाइक सिंधु भवन प्लस साउथ भोपाल प्लस शेला. तो ये वेस्टर्न अहमदाबाद के जो प्रीमियम एरियाज है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सेल्स भी बहुत अच्छा है, डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा है. सो फॉर इन्वेस्टर यू शुड टेक दिस माई वर्ड दैट आने वाले 10 साल में वेस्टर्न अहमदाबाद प्लस नॉर्थ अहमदाबाद दोनों ही बहुत अच्छा ग्रो करेगा. ओके. जिसमें आप समझोगे वेस्ट अहमदाबाद में देयर इज अ अफोर्डेबल सेगमेंट जहाँ पे आज भी आप समझो कि 80-90 मीटर्स की लिमिटेशन है फ्लैट्स बनाने के लिए. आज भी वहां पे प्राइसेस जो है बहुत अफोर्डेबल है कंपेयर टू सिंधु भवन एंड भोपाल. जो एसपी रिंग रोड का एरिया है, अगर आप जैसे ही एसपी रिंग रोड का एरिया क्रॉस करते हो, क्रॉस करते ही आपका जो प्राइस है दैट इज लाइक 50% लो देन सिंधु भवन एंड भोपाल. सो उस तरफ का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे उसी तरह से प्राइस एप्रिसिएशन करेगा. एंड अगर अभी हाल में किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगा साउथ भोपाल इज अ गुड ऑप्शन. प्लस आप जो साइंस पार्क टीपी है, साइंस पार्क टीपी भी बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है अभी, बिकॉज वहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है, इट इज़ अ फ्री होल्ड. और जो प्रोजेक्ट्स अभी वहाँ पे आ रहे हैं देट आर ऑल लग्जूरियस विद अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज. सो ये 2 एरिया मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, साउथ भोपाल में इन्वेस्ट करें या फिर साइंस पार्क में इन्वेस्ट करें. ओके, दैट्स ग्रेट. दूसरा नीलेश, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए मुझे कि लाइक आपने एरिया तो बता दिया, अभी एरिया के बाद का मतलब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब बिल्डिंग्स बन जाती है तब आजू बाजू में इतना ग्रो हो जाता है
कि फिर मतलब जो बंदा रहने जाता है या फिर कॉमर्शियल में वो शॉप लेता है तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, या फिर वहाँ पे पानी की लाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर वाटर वहाँ पे बारिश के कारण बहुत जमा हो जाता है, गटर लाइन्स ठीक से नहीं होती। तो अगर उसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू देख के अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके साइड से आप कौन से चेक पॉइंट सजेस्ट करोगे कि वो ध्यान में रख के वो इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि क्या है कि अगर वो खुद नहीं रह रहा है, किसी को रेंट आउट भी कर रहा है, तो वो भी उससे खुश हो वो प्रॉपर्टी से। तो ऐसे क्या चेकलिस्ट आप सजेस्ट करोगे कि कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले इतना देख लेना चाहिए? प्रॉपर्टी बाय करने से पहले जो चेकलिस्ट की अगर हम बात करें ना, तो जैसे अगर एरिया पर्सपेक्टिव आपने बोला कि वाटर लॉगिंग है या फिर सीवेज प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, पानी का पीने का पानी का प्रॉब्लम है, इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि आप एक इम्पल्सिव बायर नहीं बन सकते रियल एस्टेट में कि आज मेरे पास पैसा है, मैंने सोचा आज घर लेना और मैं गया और मैंने घर ले लिया। यू हैव टू डू योर रिसर्च, नॉट फॉर लाइक वेरी लॉन्ग पीरियड, बट एटलीस्ट यू शुड गिव 10-15 days फॉर योर होम बाइंग। आज हम कोई शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो वी सी दैट शेयर, उसकी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, बट जब रियल एस्टेट की बात आती है हम डेफिनेटली किसी पे रिलाई करते हैं और उसमें हम लोग बाय कर लेते हैं, राइट। बट आपको उस एरिया का अपना भी रिसर्च करना है। अभी वी आर इन द एज जहाँ पे इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, वो एरिया में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन एनीवेज चेक एंड डू रिसर्च ऑन दैट। सबसे पहली चेकलिस्ट में ये कहूंगा कि बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपको वहां पे रहना नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल, इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज है टू अर्न इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि दे आर बाइंग इन नॉर्थ अहमदाबाद और वेस्ट अहमदाबाद। तो आप पूरा का पूरा सिनारियो जो है अहमदाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट का, एक बार उसमें रिसर्च करें सबसे पहले, एंड उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट करें कि कौन से एरिया में हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। राइट। द सेकेंड थिंग इज आपको डेवलपर इस तरह का चूज करना है विच हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंसी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं तो टॉप ऑफ द टॉप बिल्डर्स अहमदाबाद में सपोज कीजिए गोयल है, गाला है, सफल है, शिवालिक है, तो दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंसी। उनके प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखो, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स इन टाइम, दे हैव गिवन द फैसिलिटीज इन देयर प्रोजेक्ट्स, प्लस उनकी जो एमिनिटीज एरिया है दैट दे हैव डेवलप्ड वेरी नाइसली। एक प्रोजेक्ट और एक बिल्डर को जज करने के लिए उनके पास प्रोजेक्ट से बेटर कुछ नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट अ बिल्डर और डेवलपर हु इज लाइक हैविंग अ गुड प्रोजेक्ट्स अर्लियर, तो वो आगे भी अच्छा ही बनाएगा। एंड थर्ड चीज इज कि अगर वो एरिया में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है या इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप एनीवेज कभी भी दूसरे एरिया में इन्वेस्ट करने का सिलेक्ट कर सकते हो। ये 2-3 चीजें अगर आप पूरी तरह से चेक करोगे, अगर आप करोगे ये चीज और इसी के अनुसार आप अगर इन्वेस्ट करोगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होगा। ओके। और दूसरा, जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की बात करता है तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है कि उसको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे इसके पीछे की फिलॉसफी बताइए कि ज़्यादा रिटर्न, ऑलवेज अगर इन्वेस्टर है तो उसको रिटर्न से मतलब है, आरओआई से मतलब है, तो रिटर्न किस में ज़्यादा है और लॉन्ग रन में क्या चीज़ बेनिफिट कर सकती है, उसमें कौन सी फिलॉसफी ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? और अहमदाबाद पर्टिकुलर मार्केट में कॉमर्शियल अच्छा है, रेसिडेंशियल अच्छा है, वो आप बताइए। कॉमर्शियल को मैं ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। कॉमर्शियल्स में हो गया हाई स्ट्रीट पे शोरूम, ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स, ठीक है, और दूसरा हो गया जो ऑफिसेज है, जो कॉमर्शियल पर्पज से हम लोग रेंट या अपने खुद के यूज के लिए लेते हैं। तो कॉमर्शियल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉमर्शियल में बेसिकली क्या, इट इज नॉट अ वेरी फास्ट मूविंग आइटम, ठीक है। कॉमर्शियल में पैसा ज्यादा बनता है पर पैसा लगता भी ज्यादा है। आप समझो कि होम लोन्स की जो रेट है आज की तारीख में वो चीपर है देन कॉमर्शियल लोन्स। उसका रीजन यही है क्योंकि कॉमर्शियल में आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, एंड इट इज नॉट अ फास्ट मूविंग आइटम। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लाइक फॉर 1 year 2 years नहीं, आपको 3 से 4 साल का हॉराइजन उसके लिए रखना है, तभी आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा बना पाओगे। राइट। सेकेंड चीज, कॉमर्शियल में आपको अपफ्रंट पेमेंट बहुत ज्यादा देना होता है। कॉमर्शियल में ऐसा नहीं है कि आपने 10% पे किया, रेस्ट वाला आप पे कर रहे हो बाद में। कॉमर्शियल में आपको अपफ्रंट पेमेंट भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो ऑन द अदर हैंड रेसिडेंशियल इज अ वेरी फास्ट मूविंग, उसमें भी पर्टिकुलरली मैं अफोर्डेबल सेगमेंट बोलूँ जिसकी टिकट साइज समझो 50 लाख से लेके 80 लाख के बीच में फ्लैट्स है। अगर हम ट्राइंगल वे में अगर इसको समझे तो दैट इज अ बॉटम लाइन ऑफ द ट्राइंगल, जहां पे लोग डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। अगर आप वैसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, भले आपका रिटर्न थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक कम होगा, लेकिन वो फास्ट मूविंग है। The end goal is to realize the gains which we have created in real estate.
अगर वो रियलाइज ही नहीं होगा, आज मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, वो आज 3 साल के अंदर 2 करोड़ हो गया है, लेकिन वो बिक ही नहीं रही है, तो 2 करोड़ का मुझे कोई फायदा नहीं है। तो सेम वे कैसा है कि कॉमर्शियल इज अ लॉन्ग टर्म गेम एंड रेसिडेंशियल इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गेम। सो आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव देख के इन्वेस्ट करना है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इट लाइक फॉर 1 year 2 year, तो आप डेफिनेटली रेसिडेंशियल में करो, आपका माल लिक्विडेट हो जाएगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, देन आप कॉमर्शियल में करो, वहाँ आपको रिटर्न्स बेटर मिल सकता है। सो इन दैट पर्सनल पर्सपेक्टिव देख के ही ये चीज में हम जजमेंट दे सकते हैं। राइट, ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज जनरली लोगों को यही समझ में नहीं आता कि वो इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे। और दूसरी बेस्ट चीज़ आपने बताया कि टाइम पीरियड पहले माइंड में ध्यान में रखो। अदरवाइज क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करके बैठ जाता है, फिर 5 साल तक रखता है, उसको पता ही नहीं उसका करना क्या है। एग्जैक्टली राइट, सो वो बहुत अच्छे से आपने समझाया। सो दूसरा नीलेश, मुझे ये जानना है कि अभी जो नई यंग जनरेशन आ रही है जो आईटी सेक्टर्स में है, जिनका पे स्केल अभी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर इंडस्ट्रीज, और बाकी भी जितने भी लोग हैं, मतलब उनकी मेंटालिटी क्या रहती है कि वो रेंटल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादातर अपना प्रॉपर्टी बाय नहीं करते हैं। तो ये सिनारियो आप क्या देख रहे हो, गुजरात में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, और उनकी मेंटालिटी क्या है अभी? गुजरात में मैंने एक चीज देखी है, जैसे हम लोग की अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो माइग्रेशन हो रहा है अभी, जो भी माइग्रेशन अहमदाबाद में हो रहा है फ्रॉम आउटर सिटीज, जो लोग आके आईटी बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, जिनका पे स्केल भी बहुत अच्छा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग खुद का घर लेने में इंटरेस्टेड है। और अगर हम इस तरह के लोगों की बात करें, जो अगर सपोज कीजिए कि जिनको रेंटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनका रीज़न सिर्फ यही है कि जब आज की तारीख में अहमदाबाद में हम लोग फ्लैट खरीदते हैं तो आपको एक होम लोन भी लेना पड़ेगा, उसकी ईएमआई भी आएगी, और वो आपको डिलीवरी जो है मिलेगा आपको सपोज कीजिए 3 साल के बाद। सो फॉर दिस 3 years ऑफ पीरियड आपको ईएमआई भी भरनी है और आपको रेंटल भी भरना है। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ आपकी सैलरी रेंटल्स और ईएमआई में चली जाती है। सो एक वो कंस्ट्रेंट आता है, क्योंकि आज की तारीख में आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने जाओ तो आपको अच्छा फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपके चॉइस का फ्लैट नहीं मिलता है जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है। सो अंडर कंस्ट्रक्शन में जब कोई भी यंग जनरेशन बाय कर रही है जिनका पे स्केल अच्छा है, फिर भी क्या होता है कि ईएमआई और रेंटल दोनों का बर्डन एक साथ लेना इज अ वेरी हार्ड थिंग। सो वो लोग की थिंकिंग ऐसी रहती है कि रेंटल से सिर्फ रेंटल जा रहा है तो वो ठीक है, पर ईएमआई और रेंटल दोनों साथ में दे कैन नॉट अफोर्ड। सो वहां पे थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं। बट बाकी मूवमेंट ऐसा है कि मैंने ये भी देखा है कि लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में अगर अच्छा फ्लैट मिल रहा है तो दे इंस्टेंटली वांट टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस इफ दे हैव अ पे स्केल, बिकॉज होम लोन के इंटरेस्ट भी आप देखो कॉम्पिटिटिव हो गया है। बैंक्स आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल दीज डेज कि अगर अच्छा पे स्केल है तो दे आर ऑल्सो ओपन टू लोन्स। सो उस बेसिस पे पीपल आर टेंड टू बाय न्यू फ्लैट्स ऑल्सो। सो वो जो ट्रेंड पहले था वो बहुत काफी हद तक चेंज हुआ है, बिकॉज अभी जैसे रिसेंटली एक लास्ट मंथ की मैं बात बताऊं तो आउट ऑफ फॉर एन एग्जांपल 100 फ्लैट्स हमने सेल किए होंगे तो 20-30 फ्लैट्स ऐसे थे जो यंग जनरेशन ने लिए है, who are like just newly married nuclear families है, जो कि आउटर सिटीज लाइक भावनगर या उस तरफ से हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं फॉर आईटी जॉब्स, एंड उन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया है कि हमें फ्लैट अभी से बुक कर देना। सो इस तरह की मेंटालिटी से भी अच्छा माइग्रेशन हो रहा है। जो यंग जनरेशन है दे आर ऑल्सो नाउ टेंड टुवर्ड्स बाइंग देयर ओन हाउस। सो वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ओके, वो ज्यादातर तो आपने जैसे बताया वो रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं या कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं अभी? और दूसरा मेन क्वेश्चन मुझे ये है कि जो जेनजी है, मतलब जिनके अभी अभी नई जॉब लगी है और 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास भी अभी क्या है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि उनके पास भी अमाउंट रहती है, या तो वो वीकेंड में पार्टी एंजॉय करने में चाहेंगे और वहाँ पे वेस्ट करेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे उनके पास सेविंग है 10 to 15 lakhs का। तो मुझे ये जानना है कि उनको भी इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो वो क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास कोई एडवाइस है? सी जेनजीज की मैं बात करूं तो दैट इज लाइक अ राइट एज टू इन्वेस्ट। अगर वो एज पे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 24 से लेके 30 के बीच में इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट देन यू हैव ऑलरेडी वन हाफ ऑफ द रेस, बिकॉज वो एज में कोई सोचता नहीं है कि मुझे अपना घर लेना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। सो अगर उस एज में जेनजीज अगर सोच रहे हैं तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। प्लस आप समझो कि उनके पास मंथली पेमेंट के लिए तो पेमेंट है पर कैपिटल इतना नहीं होगा, या फिर समझो कि कैपिटल है पर दे डोंट वांट टू डू द मंथली पेमेंट्स। उसके लिए आप देखोगे कि अभी बहुत जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए फ्रॉम द टॉप डेवलपर्स दैट देयर इज अ स्कीम कॉल्ड पे ऑन पोजेशन, वेयर यू पे राइट नाउ सर्टेन अमाउंट एंड देन यू डायरेक्टली पे ऑन द पोजेशन।
राइट। सो उस तरह के जो ऑप्शंस अभी नए स्ट्रेटजीज डेवलपर्स भी लेके आए हैं टू इंक्लूसिव ऑफ दिस पीपल जिनके पास कैपिटल आज की तारीख में 30-40% है, बट दे डोंट वांट द बर्डन ऑफ EMIs फ्रॉम द डे वन। सो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जेनजीज भी उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि पे ऑन पोजीशन में आप सपोज कीजिए कि एक्स रेट पे उन्होंने आज 30% पेमेंट कर दिया एंड रेस्ट 70% दे हैव टू पे आफ्टर 3 years. So they can just earn the money in that 3 years. They can infuse their capitals after 3 years in that project, or they want to sell it at the time of possession. Then they can also get the benefit of 30% payment they have already done. So इस तरह की स्कीम्स बहुत आई है, उसमें भी जेनजीज को इन्वेस्ट करना ही चाहिए डेफिनेटली। इफ दे आर यंग एंड दे हैव द कैपिटल, दे शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। दूसरा मुझे ये जानना है कि अहमदाबाद के लोग और ज़्यादातर गुजरात के लोग की अगर बात करें, मुझे ये जानना है कि वो अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट के लिए। सी रियल एस्टेट में एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग सोचते हैं कि हमने ही डिराइव किया है, दैट इज चर्निंग। चर्निंग का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि आपका पैसा जितनी बार हम रोटेट कर पाएंगे रियल एस्टेट में, उसी से आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। इट इज कॉल्ड क्विक बाय क्विक सेल। मैंने आज कोई प्रॉपर्टी बाय की, अगर मेरी कैपेसिटी है मैं उसको कल लिक्विडेट कर सकता हूँ विद द प्रॉफिट, मैं कल कर दूंगा। तो एक साल में हम जितनी बार बाइंग सेलिंग कर पाएंगे मैक्सिमाइज, उतना ही हम रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। दैट इज द ओनली वे टू जनरेट वेल्थ इन शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हम लोग, तो लॉन्ग टर्म में आप ऐसी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो जिसका फ्यूचर एप्रिसिएशन हमें लगता है कि इट इज वेरी गुड, एंड यू शुड हैव द होल्डिंग कैपेसिटी। दो लोग जो हम डिफाइन करते हैं हमेशा कि जिनको रियल एस्टेट से दूर ही रहना चाहिए, टू काइंड ऑफ पीपल शुड नेवर इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसमें से पहले वो है जिनको पेशेंस नहीं है। रियल एस्टेट कभी भी आपको मतलब रातों रात अमीर नहीं बना देगा कि मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया कल आप अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हैव अ पेशेंस इन दैट। 2 साल 3 साल आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड काइंड ऑफ पीपल आर जिनको रिस्क नहीं लेना है। The higher the risk, higher the return. It is a known thing of real estate or any kind of investment. So जितना आपकी रिस्क कैपेसिटी है उतना ही आप रिटर्न कमा पाओगे। या शॉर्ट टर्म में चर्निंग की जहाँ बात करते हैं, दैट इज अ हाई रिस्क गेम बट दैट गिव्स यू मैक्सिमम रिटर्न। अगर आपको सेफ गेम खेलना है, कम रिस्क लेना है, तो यू कैन ऑलवेज चूज अ लॉन्गर वर्जन ऑफ दैट। इन लॉन्ग पीरियड में हमने आज प्रॉपर्टी बाय कर दी एंड विल सी आफ्टर 4 years व्हाट इज द प्राइस एंड दैट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जितनी बार हम लोग बाइंग सेलिंग कर पाए मैक्सिमम, एंड लॉन्ग टर्म में वी सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी जिसका एरिया प्रोस्पेक्ट और डेवलपर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा, जो कि 4 years के बाद हमें अच्छा रिटर्न दे। सो दैट डिपेंड्स ऑन द रिस्क कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर। राइट। आपने जो एक क्विक बाय क्विक सेल का कॉन्सेप्ट बताया इन रियल एस्टेट, तो उसमें क्या एक एग्जांपल से आप समझा सकते हो कि कैसे करना चाहिए? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक फ्लैट आज बाय किया है एट एक्स रेट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में कैसा है कि आज आपने एक्स में बाय किया है एंड एट अ पीरियड लाइक 2 months और 3 months डाउन द लाइन यू आर गेटिंग अ बायर फॉर दैट प्रॉपर्टी। ओके, द पॉइंट इज दैट यू आर अर्निंग अ नॉमिनल प्रॉफिट इन दैट। इट विल बिकॉज इन 3 months यू आर गेटिंग अ बायर, द प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इतना नहीं हुआ होगा, बट सर्टेन एप्रिसिएशन यू विल डेफिनेटली गेट। अब 3 महीने में आपने प्रॉपर्टी बाय की है, तो आपका जो कैपिटल इन्फ्यूज हुआ होगा 3 महीने में, दैट विल बी वेरी लिमिटेड। 30% आपने पे किया होगा, 40% आपने पे किया होगा, बट जो एप्रिसिएशन हमको मिलेगा वो पूरे फ्लैट पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1800 स्क्वायर का एक फ्लैट बाय किया, आपने उसमें 30% पेमेंट पे कर दिया। 3 महीने के बाद आपको बायर मिला, वो इज ऑफरिंग यू 200 रुपीज प्रीमियम ऑन योर परचेज प्राइस। तो जो 200 प्रॉफिट है दैट विल बी ऑन द एंटायर 1800 स्क्वायर फीट। वो प्रॉफिट आपको उसी पे मिल रहा है। सो 3,60,000 आपका प्रॉफिट हुआ ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 30% ऑफ द प्रॉपर्टी। सो इस तरह का जब क्विक चर्निंग होता है, सपोज कीजिए इसी तरह से अगर विद द सेम फंड 30% आप फॉर एन एग्जांपल समझिए आपने 20 लाख रुपीस पे किए, अगर वो 20 लाख को मैं ईयर में 3 times आपका चर्निंग करूं, तो द इंटरेस्ट और द ROI विल बी शूटिंग अप टू 20-24% और 25%। राइट। सो इस तरह से हम लोग चर्निंग कर सकते हैं। दैट इज अ हाई एंड गेम के अगर वो सेल नहीं भी हो रहा है तो यू हैव अ कैपेसिटी टू पे, दैट इज अ चांस। हर बार ऐसा नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर, बट वी टेक दिस काइंड ऑफ चांसेस बिकॉज इट्स अ रिस्की गेम बट इट गिव्स यू ग्रेट रिवॉर्ड्स। सो दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग टू डू इन रियल एस्टेट। अभी मैं थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे कि आपने ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये अगर हम CA की लैंग्वेज में देखा जाए तो ऑप्शन बाइंग बोल सकते हैं इसको। यस, ये हमारा जो ट्रेडिंग
लैंग्वेज है उसमें हम ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसमें भी यही करते हैं। एग्जैक्टली। यस, सो मतलब आपने अपना जो कनेक्शन बिठाया है रियल एस्टेट में वो बहुत अमेजिंग है। दूसरा मुझे जानना था कि ये सारी चीज़ें आपने जो बताई नई बिल्डिंग्स के लिए, नई प्रॉपर्टी जो बन रही है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी जाननी है कि क्या अहमदाबाद के लोग पुरानी बिल्डिंग्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर कोई अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें अगर रिस्क लेकर हमें इन्वेस्ट करना है और एरिया अच्छा है बट प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड है, तो वो कैसे जान सकते हैं, और वहाँ पे कैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्योंकि नई बिल्डिंग्स तो बन रही है बट किसी को अभी नई में नहीं जाना है, लाइक सीजी रोड है तो वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स पुरानी है, तो ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए? जैसे हम सीजी रोड की अगर बात करें तो दैट इज अ एरिया जो आज भी बिजनेस हब है अहमदाबाद का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी बिल्डिंग में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, पर्टिकुलर में इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वो फैक्टर नहीं ले रहा हूँ जहाँ आप प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हो, राइट? ठीक है। बिकॉज अगर आपका बिजनेस उस तरह का है जिसमें आपको सीजी रोड पे अगर ऑफिस या शॉप चाहिए, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। तो आज पुराने कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट और नए कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया है। आज जो नए कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हो रहा है उनकी फैसिलिटीज आप देखिए, उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखिए, एम्पल ऑफ स्पेस नीचे है, एम्यूनिटीज आपको मिल रही है, कंपेयर टू द ओल्डर एरियाज जहाँ पे प्रॉपर्टी पुरानी है, पार्किंग के इश्यूज है, कंजेशन है, ट्रैफिक इश्यूज है। तो पुरानी बिल्डिंग में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर कोई अंडर वैल्यू में उसको बेच रहा है तो उसके अंडर वैल्यू बेचने का भी कोई रीजन है, ही इज सेलिंग इट बिलो द प्राइस, देयर इज अ रीजन। अगर आप वैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस होना चाहिए, या तो वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा सकती है वेर यू कैन मेक गुड मनी इन दैट, या फिर आप समझो कि यू वांट टू यूज दैट प्रॉपर्टी और यू हैव एनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिसको आपको रेंटल पे देनी है। तो तीन चीजों के अलावा आपको पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आई डोंट फाइंड एनी रीजन, बिकॉज आप जब उसको बेचने जाओगे तो भी आपको उतना ही एफर्ट लगेगा। हो सकता है एक टाइम के बाद जब आप बेचने जाओ तो आपको भी वो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके बेचनी पड़े। उससे बेटर जब नई प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिमांड उसकी प्लस बिल्डर का कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द इकोसिस्टम ऑफ बिजनेस इन दैट प्रॉपर्टी इज एक्सट्रीमली नाइस। सो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन समथिंग न्यू जो कि प्रॉमिसिंग है आगे जाके उसी तरह के कंस्ट्रक्शन। और जिस तरह का आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट जेंजी की हमने जहाँ बात की, तो जो नए स्टार्टअप और आप देखोगे कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, they have very beautiful offices and already their infrastructure they have created for a small startup also is very unique, right? So उन लोगों को पुरानी बिल्डिंग्स में फिट करना is very 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 hard to do that. So पुरानी बिल्डिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड जो है बहुत ही स्टेबल है, एरिया स्पेसिफिक है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही वहाँ पे इन्वेस्ट या वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना पसंद करेगा, राइट? पर नीलेश मुझे इसमें क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है कि लाइक सीजी रोड की बात कर रहे हैं और एक डेवलप एरिया सिंधु भवन या भोपाल की साइड बात करें, अगर पुराना कंस्ट्रक्शन है तो सुपर बिल्डअप एरिया वहाँ पे मतलब पहले कम था, और ये अभी ज़्यादा परसेंटेज में मतलब हमें रेट भी ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे एरिया भी कम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा हम गेन कर पाएंगे पुराने कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वहाँ पे हमें जगह ज़्यादा मिल रही है। तो इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना है, क्योंकि ये पॉइंट हर बार इन्वेस्टर के माइंड में भी रहता है कि अभी ज़्यादा पैसे देके अभी हमें कम एरिया मिलेगा, नो डाउट नई प्रॉपर्टी है, नया कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है कि जब नया कंस्ट्रक्शन की आपको एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर बिल्डअप और या फिर कारपेट आपको समझना पड़ेगा कि जो सुपर बिल्डअप और कारपेट या आप समझो कि बिल्डअप और कारपेट में जो डिफरेंस आ रहा है उसके सामने आपको क्या मिल रहा है। आप पेमेंट कर रहे हो कारपेट, आप ये सोच रहे हो कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ कारपेट के लिए, बट सुपर बिल्डअप जो एरिया है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी ओनली। आप समझिए नई प्रॉपर्टी में आपको एक कार पार्किंग मिल रहा है, आपको नीचे क्लब हाउस मिल रहा है, आपको एम्यूनिटीज मिल रही है, 3 से 4 5 लिफ्ट्स तक मिल रही है आपको उसमें। सो दैट इज अ एरिया विच डेवलपर इज स्पेंडिंग फॉर योर कंफर्ट ओनली। आज पुरानी बिल्डिंग्स की हम बात करें, पार्किंग का एम्पल ऑफ इश्यूज, अगर सीजी रोड पे मैं बात करूं तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड अराउंड सीजी रोड टू हैंडल द ट्रैफिक इश्यूज। आपने अभी देखा होगा नए पेवर्स बनाए, नए पार्किंग के लिए जगह बनाए, बिकॉज पुरानी बिल्डिंग्स में पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं, राइट? जब जगह ही नहीं है तो फिर आपको सुपर बिल्डअप में इतना कटिंग आने का कोई चांस ही नहीं है।
कि पुरानी बिल्डिंग्स में जो इशू है कि पुरानी बिल्डिंग्स में पार्किंग का इशू है, प्लस आप समझो कि कंस्ट्रक्शन आपका पुराना हो गया है और वो बहुत एरिया स्पेसिफिक हो गया है। इन्वेस्टर्स के लिए मेजरली क्या है कि आप वो चीज़ बाय करो जिसकी डिमांड अच्छी है। सिंपल। अगर आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे डिमांड अच्छी है, फॉर रफ एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, कालूपुर में हम मार्केट पकड़ लेते हैं। आज कालूपुर मार्केट इज द ओल्डेस्ट मार्केट इन अहमदाबाद, पर वहां पे जो शॉप्स है, बहुत छोटी से छोटी शॉप का भी आप प्राइस देखोगे, इट इज एक्सेप्शनली हाई। रीजन क्या है? बिजनेस। वहां का जो लोकल बिजनेस जो कालूपुर से हो रहा है वो वहीं से होगा, राइट। सो वहां पे आपको ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी का भी प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो वो जो पुरानी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, सीजी रोड हो गया, रिजिस रोड हो गया, या फिर कालूपुर हो गया, दैट इज अ वेरी बिजनेस सेंट्रिक। और इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप चाहते हो कि मुझे रेंटल पे लगाना है, तो रेंटल के लिए आप एनीवेज पुरानी प्रॉपर्टी ले सकते हो, क्योंकि वहां पे उस एरिया में जो बिजनेस कर रहा है उसका डिमांड रहेगा ही। लेकिन आप अपनी जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसमें आप कैपिटल एप्रिसिएशन को अगर वहां मिस कर रहे हो सकता है आपकी उसी प्रॉपर्टी पे आप 5 साल बाद 10 साल बाद जब बेचने जाओ तो हो सकता है कोई कैपिटल एप्रिसिएशन ना हो। सो वो फैक्टर अगर आप मिस कर रहे हो तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग इन इन्वेस्टिंग। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम नए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे जो फैसिलिटीज मिल रही है, वो ऑलरेडी इन डिमांड है। So as an investor, you should always invest in something which is in demand. Simple. Right. आपने अभी 2 वर्ड्स यूज किए, ज्यादातर लोगों को इसका टेक्निकल मीनिंग नहीं पता, लाइक नेट कारपेट एरिया एंड सुपर बिल्डअप। तो अभी जितनी भी नई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है और जो रेसिडेंशियल है, तो उसमें आप मुझे एक एग्जांपल के साथ समझाओ कि इसमें नेट कारपेट हमें कितना परसेंटेज मिलता है और सुपर बिल्डअप कितना होता है। सी फॉर एग्जांपल मैं अगर अफोर्डेबल एरिया की बात करूँ तो 90 मीटर कारपेट का गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, विच इज अ मैक्सिमम लिमिट कि 90 मीटर्स कारपेट से ऊपर हम फ्लैट नहीं बना सकते अफोर्डेबल एरिया में। उससे नीचे आपको जो भी स्क्वायर फीट में बनाना है वो आप बना लीजिए। एंड आप सुपर बिल्डअप और कारपेट के बीच का जो डिफरेंस देखोगे ना, विच विल बी रफली अराउंड, सुपर बिल्डअप और कारपेट में 45% जैसा अभी अहमदाबाद में चल रहा है। सो एक डेवलपर जो भी फ्लोर प्लेट है या फिर समझो जो भी लैंड एरिया है, उसमें से जितना एरिया कॉमन यूज कर रहा है, जो भी एमिनिटीज के लिए यूज कर रहा है, लिफ्ट के लिए यूज कर रहा है, वो सारा का सारा एरिया जो है विल बी चार्जेबल टू यू ओनली। सो दैट इज वाई आपको फ्लैट का जो कारपेट एरिया वही नहीं देखना है, बट उसके सामने आपको और कहाँ पे एरिया मिल रहा है, जैसे पार्किंग स्पेस मिल रही है विच इज रफली अराउंड 100 and 120 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट, वो भी आपको मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर होम ओनली। सो आपका फ्लैट का कारपेट एरिया आप देख रहे हो, बट जो एडिशनल एरिया जो डेवलपर डेवलप कर रहा है फॉर योर बेनिफिट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर होम ओनली, राइट। सो वो चीज भी हमें देखनी है। इसीलिए जो डिफरेंस है वो बढ़ता क्यों जा रहा है, बिकॉज people are now asking for amenities, available parking, allotted parkings and open space in and around the building. डेवलपर्स को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट द डिमांड इज लाइक दैट कि आज अगर मैं 2 BHK की भी बात करूं, विच इज अराउंड लाइक 50 लाख रुपीस का कोई फ्लैट है, उसमें भी अगर आप एमिनिटीज देखोगे, देयर विल बी अ स्विमिंग पूल, देयर विल बी अ जिम, देयर विल बी अ क्लब हाउस, योगा डेक। तो ये सब चीजें क्रिएट बिल्डर क्यों कर रहा है? बिकॉज दैट इज इन डिमांड, राइट। सो जब वो एरिया क्रिएट करेगा तो दैट विल बी ऑब्वियसली चार्जेबल टू द रेसिडेंट ऑफ दैट बिल्डिंग ओनली। इन सेम वे कॉमर्शियल में भी ऐसा ही है, पार्किंग्स आर अलॉटेड, ओपन स्पेस आजकल आप देखोगे तो कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में दे आर कीपिंग गुड ओपन स्पेस। तो इसीलिए जो कारपेट और सुपर बिल्डअप का जो डिफरेंस है ना, वो दिन पर दिन इसीलिए बढ़ता जा रहा है, और वो रहेगा ही, बिकॉज एमिनिटीज भी हमें ऐसी चाहिए। ओके नीलेश भाई, तो दूसरा एक अहमदाबाद में अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया है जी। तो एग्जैक्टली ग्रीन बिल्डिंग है क्या, वो डिटेल में समझाइए थोड़ा। जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज इन कंटिन्यूएशन विद द विजन ऑफ होल इंडिया टू रिड्यूस द पॉल्यूशन अराउंड द कंस्ट्रक्शन साइट्स। ओके, सो ग्रीन बिल्डिंग अगर हम देखें तो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट जो ग्रीन बिल्डिंग के सर्टिफिकेशन में उन लोगों ने पहले से रखा है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सोलर पैनल्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, प्लस द कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बहुत सारा पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी रहता है। तो उसके भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए कि आपको कंस्ट्रक्शन करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो जिस बिल्डिंग में ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होता है उस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कहा जाता है। ओके, अगर आपके ध्यान में कोई एग्जांपल हो तो आप बता सकते हो कि कौन सी बिल्डिंग्स है जो ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे आधारित है।
गिफ्ट सिटी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स के कॉन्सेप्ट में ही वो लोग डेवलप कर रहे हैं। मे बी मेरे ख्याल से शिवालिक का जो कर्व आ रहा है नया प्रोजेक्ट, दैट इज आल्सो आई थिंक अ ग्रीन प्रोजेक्ट। ओके, राइट। दूसरा मुझे जानना है कि आपने जो गिफ्ट सिटी के बारे में बोला, और दूसरा अगर टेक सिटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी है, दूसरा है धौलेरा। तो हमारे प्रधानमंत्री इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और हमारी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, बट दोनों पक्ष अभी धौलेरा एंड गिफ्ट सिटी को सपोर्ट कर रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि इसके कारण रियल एस्टेट में ये जो स्मार्ट सिटीज बन रही है, उसके कारण अहमदाबाद और गुजरात का ये जो एरिया है उसके आजू बाजू का, तो वो कितना ग्रो हो सकता है नेक्स्ट कमिंग 20 ईयर्स में? गिफ्ट सिटी और धौलेरा स्मार्ट सिटी दोनों ही एक बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नया कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट का। बहुत ही टाइम से ये कॉन्सेप्चुलाइज गवर्नमेंट ने किया था और उस पर वर्क भी गवर्नमेंट कर रही है। ये दोनों ही सिटी आप समझो कि एक फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बिजनेस एंटिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली गिफ्ट सिटी हम बात करें तो गिफ्ट सिटी इज मोर फोकस्ड ऑन टू द सर्विस इंडस्ट्री, और धौलेरा जहाँ पे स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो दैट इज मोर इंटरेस्टेड एंड मोर अट्रैक्टिव टू द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर फॉरेन एंटिटीज और इंडियन एंटिटीज। जैसे अभी रिसेंटली टाटा का जो नैनो चिप का प्लांट है वो भी अभी धौलेरा में स्टार्ट हुआ है। सो दोनों ही चीजें बिजनेस पर्सपेक्टिव से की हुई है, बिकॉज एक स्टेट को, एक सिटी को, एक एरिया को ग्रो करने के लिए वहां पे बिजनेस हाउसेस का आना बहुत जरूरी है। राइट। बिकॉज जब बिजनेस हाउसेस आते हैं वहीं पे आपको जॉब क्रिएशन मिलेगी, माइग्रेशन मिलेगा, सक्सेसफुल स्टोरीज मिलेगी। सो वो सारी चीजें जब होगी तो वो एरिया का ग्रोथ डेफिनेटली होगा ही होगा, वेदर इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो धौलेरा को जो अभी डेवलप किया जा रहा है दैट इज इन व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लस जो गिफ्ट सिटी में जो काम हो रहा है विच इज टू अट्रैक्ट द सर्विस सेक्टर्स। तो ये दोनों ही फील्ड पे फोकस किया जा रहा है, एंड बोथ द सिटीज आर लाइक वेरी नियर बाय टू अहमदाबाद। गिफ्ट सिटी तो मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ अहमदाबाद ओनली नाउ, एंड धौलेरा इज ऑल्सो लाइक 2 hours फ्रॉम अहमदाबाद राइट नाउ, बट आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में दैट विल ऑल्सो रिड्यूस टू 1.5 hours। सो दोनों ही सिटी का जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली अहमदाबाद के रियल एस्टेट को, इनफैक्ट गुजरात के रियल एस्टेट को भी बहुत ज्यादा रहेगा। राइट। दूसरा मुझे जानना है कि गिफ्ट सिटी की अगर बात हो रही है तो गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत सारे मिथ्स में मार्केट में है, और कई लोगों के माइंड में है कि वो कॉमन लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो आप थोड़ा डिफाइन कीजिए कि गिफ्ट सिटी का टोटल एरिया क्या है, उसमें गवर्नमेंट में कितने सेगमेंट किए हैं, नॉर्मल पीपल के लिए क्या मतलब एरिया अवेलेबल है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल, और अभी जो बाहर की जो टेक कंपनीज आ रही है उनके लिए क्या प्रोविजन है गिफ्ट सिटी में, वो अगर आपको पता हो तो थोड़ा डिटेल में समझाइए। जी। सो गिफ्ट सिटी का सबसे पहले फुल फॉर्म इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। तो नाम में ही आपको इटसेल्फ पता चलेगा कि उसका पर्पस क्या है। राइट। और अगर हम पास्ट में जाते हैं तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो गिफ्ट सिटी का किया गया था वो 2007 में किया गया था, ठीक है, और जो ऑपरेशनल हुआ वो 2015 में हुआ, एंड टुडे इट इज 2024। तो जितनी हार्डशिप वाली जर्नी और जो स्ट्रगल फेस गिफ्ट सिटी का जो फेस करना था गिफ्ट सिटी को, वो गिफ्ट सिटी ऑलरेडी कर चुका है। अब आज वो जो ड्रीम उन्होंने समझो 2007 में देखा था वो आज हमें फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस गिफ्ट सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो सबको पता है ऑलमोस्ट। फर्स्ट पार्ट इज सेज, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड सेकेंड पार्ट इज डोमेस्टिक। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डोमेस्टिक इज द प्राइम एरिया जहाँ पे कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बोथ फैसिलिटीज आते हैं, जहाँ पे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक एनी अदर एरिया इन अहमदाबाद और गांधीनगर। सेस के कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने डाली है, वहाँ पे जो फॉरेन एंटिटीज है या फिर ऑफशोर्स अकाउंट है जिनके फॉर फाइनेंस एंड टेक बिजनेसेस, वही वहाँ पे अभी इस पॉइंट पे इन्वेस्ट या ऑफिस ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो मोर देन 30 फॉरेन बैंक्स हैव देयर ऑफिसेस नाउ इन गिफ्ट सिटी। प्लस आप फॉरेन टेक कंपनीज देखे थे कि गूगल है या फिर IBM है, उन्होंने भी अपना ऑफिस अभी वहाँ पे किया है। प्लस BSE एंड NSE वहाँ पे आने वाला है, LIC हैज ऑलरेडी बॉट एन ऑफिस देयर, SBI इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। सो फाइनेंस एंड टेक रिलेटेड कंपनीज जितनी भी है जो इस नॉर्म्स को पूरा करती है वो अपने सेज में ऑफिस या फिर रेसिडेंशियल ले सकती है। बट फॉर कॉमन पीपल, लोकलाइट्स और एनीबडी एल्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी, डोमेस्टिक एरिया इसीलिए बनाया है बिकॉज इन्वेस्टमेंट करना है अगर किसी को तो वो कर सकता है। प्लस
जो कंपनीज गूगल है, IBM है, जो भी कंपनीज गिफ्ट सिटी के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, दे विल ऑल्सो नीड मैनी एंसिलरी सर्विसेज। सो वो सर्विसेज को भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक एरिया बनाए, जहां पे अगर सपोज कीजिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे अपना ऑफिस खोलना है, तो मैं डोमेस्टिक में खोल सकता हूँ। मैं डोमेस्टिक में ऑफिस खोल के अगर मुझे गिफ्ट सिटी सेज में सर्विसेज देनी है तो आई कैन गिव इट। सो उसी तरह से प्लान किया गया है कि डोमेस्टिक एरिया एक कन्फाइंड एरिया बनाया फॉर अदर बिजनेसेस, पर गिफ्ट सिटी का जो सेज एरिया है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंस एंड टेक कंपनीज। सो इस तरह से गिफ्ट सिटी एंड गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट होने के बाद, और तीसरा एक एरिया अगर हम देखें तो गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन करके भी बोला जाता है, जो कि ऑन द आउटर बाउंड्री ऑफ गिफ्ट सिटी है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिफ्ट सिटी राइट नाउ, बट दैट इज अ गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन, जो कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट का प्लान है उसे एक्सपांड करने का। सो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में गिफ्ट सिटी को डिवाइड किया है, बट अगर अनऑफिशियली हम देखें तो थर्ड पार्ट जो गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन है, विच इज वेरी नियर बाय टू द गिफ्ट सिटी, वो भी एक अलग एरिया है गिफ्ट सिटी के अंडर में। ओके। दूसरा मुझे जानना था कि जो आपने डोमेस्टिक एरिया की बात की, तो अगर रेट कंपैरिजन की बात करें कि जो नॉर्मल गांधीनगर के एरिया की रेट है, उससे मैंने देखा है कि 20 to 45% तक के ज़्यादा रेट है वहाँ के प्रॉपर्टीज़ के। अगर इनिशियली बुक भी करना है तो उसका रेट स्क्वायर फीट वाइज ज़्यादा है, तो उसका रीज़न क्या है? दूसरा मुझे ये जानना है कि इतना रेट ज़्यादा लेते हैं तो उसके साथ हमें और कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहाँ पे, जिसके कारण हम इतना प्रीमियम अभी से पे कर रहे हैं, वो अगर आपको पता है तो थोड़ा डिटेल में समझाइए। गिफ्ट सिटी में जब कोई भी डेवलपर प्लान करता है प्रोजेक्ट करने का, तो उसकी एक चेकलिस्ट है। गवर्नमेंट आज की डेट में गिफ्ट सिटी में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। सो गिफ्ट सिटी में आज की डेट में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही ज्यादा है, प्लस लैंड कॉस्ट तो वहाँ पे है ही ज्यादा, प्लस जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, बिकॉज वहाँ पे जो कंपनीज आने वाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, उसके सामने जो बिल्डिंग्स बन रही है वो भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हुए बनाया जा रहा है, जिसमें समझो हाई राइज बिल्डिंग्स है, डिजाइन इतना बढ़िया आ रहा है। बिकॉज ये जो सिटी है ये बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा जैसे सिंगापुर या हांगकांग बन रहा है। सो उस तरह का कंस्ट्रक्शन करने में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन करने में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इटसेल्फ इज हायर, इसीलिए आप वहां पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जो भी बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है, वो उसी डायनामिक से क्रिएट हो रही है जो बिल्डर के लिए नॉर्म्स रखे हैं गवर्नमेंट ने। सो वो नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर कॉस्ट दैट ऑलरेडी बिल्डर इज इनकरिंग, दैट्स व्हाई देयर इज प्रीमियम। प्लस एक प्रीमियम इसीलिए भी हो सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी कन्फाइंड एरिया जहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट्स में डिमांड इतना अच्छा है तो प्रीमियम, जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, वहां पे ऑब्वियसली प्राइस हाइक रहेगा ही। सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर जिसकी वजह से प्राइस गिफ्ट सिटी में बढ़ रहा है। पर जिस तरह का कंस्ट्रक्शन गिफ्ट सिटी में हो रहा है दैट इज ऑलरेडी फॉर अ प्रीमियम क्लाइंट्स, प्रीमियम पीपल, सो वो उसी तरह से प्रीमियम प्राइस भी ले रहे हैं। ओके। अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो गिफ्ट सिटी में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो एक इन्वेस्टर को अपने माइंड में कितने टाइम पीरियड का वो स्पान लेके चलना चाहिए कि इतना टाइम तो मुझे रखना पड़ेगा, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है और रिटर्न क्या मिल सकता है कि परसेंटेज वाइज, वो आप अपने एक्सपीरियंस से समझाइए। सी गिफ्ट सिटी में अगर आज हम कोई भी प्रोजेक्ट लें ना तो उसका टाइमलाइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से कंप्लीशन का जनरली 4 years है, ठीक है। एंड गिफ्ट सिटी में जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डर का हम प्रोजेक्ट लेते हैं जिसका रेरा अप्रूव आ चुका है और अभी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है बेसमेंट का, बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन से लेके प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइमलाइन 4 years का है। ओके। सो पर्सपेक्टिव आज की डेट में गिफ्ट सिटी को लेके अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, इट शुड बी लॉन्ग टर्म, बिकॉज वहां पे जो बिजनेस अभी फ्लॉरिश हो रहे हैं वो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहली चीज। और कंपनियां जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्टिव है तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट सिटी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 1 year एंड 1.5 year और 2 years मैक्सिमम। बट अगर किसी का पर्सपेक्टिव 4-5 years तक है देन दैट इज इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग कि वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंप्लीट, प्लस और भी इकोसिस्टम जनरेट हो जाएगा, उसके बाद इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। सो अगर किसी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली गिफ्ट सिटी इज फॉर अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। सो नीलेश, मुझे दूसरा ये भी जानना था कि अभी हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे फॉर देयर ड्रीम होम या फिर ड्रीम ऑफिस, तो उनके लिए आपकी पर्सनल
एडवाइस क्या है कि अगर वो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे वो? सी फर्स्ट टाइम, दो पर्सपेक्टिव से मैं इसका आंसर दूंगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड फर्स्ट टाइम होम बायर्स। फर्स्ट टाइम जो होम बायर्स होते हैं ना, इट इज़ अ वेरी इमोशनल डिसीजन फॉर दैट। मैंने बहुत बार देखा है ड्यूरिंग सेल्स के, जब फर्स्ट टाइम कोई होम बाय करता है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन इज इमेंसली हाई। तो वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट एंड वी ट्राई टू मैच देम विद द प्रॉपर्टी व्हिच इज फुलफिलिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रहती है कि उसे फुलफिल करने के लिए देयर आर पर्टिकुलर वेरी लेस प्रोजेक्ट्स। सो एज अ कंसल्टेंट मैं उनको हमेशा यही गाइड करता हूँ कि आपको जो चाहिए और जो प्रॉपर्टी, यू आर जस्ट वॉचिंग 3D इमेजेस एंड अ ब्रोशर। एक्चुअल लैंड में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो although you are buying the home, but you are buying it from a paper, and it is a value asset. It is not something like that you are buying for 1 lakh 2 lakh rupees. Gold जैसा नहीं है कि आज पैसा दिया गोल्ड लिया. It is not like that. Something you are paying today, but you will get it after 2-3 years. And right now you are taking your decision based on the brochures and 3D images, which can be lucrative, but which cannot reflect to the actual building at the time of possession. सो फर्स्ट टाइम होम बायर्स में हम लोग बहुत पर्टिकुलरली ट्राई करते हैं कि वी गिव देम समथिंग दैट वी आर वेरी श्योर कि जो हम पेपर पे दिखा रहे हैं वो चीज ऐसी ही बनेगी। एंड फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर it can be a bitter experience or a good experience. That depends on the consultant and the project they are selecting. But we make sure that we never lose a customer because of the consulting factor. जो commit किया है, मतलब we have a policy of that we should never over commit in real estate. मैं आज आपको बोल दूं कि भाई आप ये प्रोजेक्ट में पैसा डाल दो, 50% एप्रिसिएशन हो जाएगा, 60% एप्रिसिएशन हो जाएगा. दैट इज नॉट द केस. सो ओवर कमिटमेंट इज समथिंग दैट यू शुड रिफ्रेन. तो पहले जो इन्वेस्टर है, आप किसी को कमिट कर रहे हो फॉर 15% ऑफ ROI, अगर वो 18 कमाएगा ना तो ही विल बी वेरी हैप्पी. बट इफ आप किसी को 18 कमिट कर रहे हो, वो 17 भी कमाएगा तो ही विल बी वेरी अनहैप्पी. सो फर्स्ट टाइम जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए यही है कि मतलब एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी वेरी हाई. दे शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. पूरा का पूरा पैसा रिस्क में भी नहीं डाल देना है, बिकॉज दे आर फर्स्ट टाइम बायर्स. एक्लेमेटाइजेशन जैसी चीज होती है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको उस चीज के बारे में पता भी हो और सारा का सारा पैसा एक ही जगह नहीं डालना. सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. और दूसरा मुझे जानना था कि जो यंग प्रोफेशनल्स है लाइक जेन ज़ी और लेट मिलेनियल्स की हमने बात की, तो उनके लिए आपकी क्या एक फाइनल और लास्ट एडवाइस आप दे सकते हो कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम? See, whatever the fund they are earning, whatever the excess fund they are having, they should always do trial and error. आप चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट यू शुड ऑलवेज डू ट्रायल एंड एरर. द अर्ली यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनी फॉर्मेट, एनी ऑफ द एसेट क्लास, द मोर यू विल लर्न. और जेनजीज की अगर बात करें तो दैट इज अ पर्टिकुलर एज विच इज अ एज ऑफ लर्निंग ऑल्सो. कई बार बिटर एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग. So at this point of time, if you are ready to invest or you want to invest, you should always do trial and error. You should always invest. Okay. दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन से हम ये पॉडकास्ट को एंड करेंगे. मुझे जानना है कि किसी को ये रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सी, मैं इसके लिए आपको दो तरह से एडवाइस दूंगा कि जिसको स्टार्ट करना है उसको क्या करना चाहिए एंड उसको क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए. सो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो अभी के टाइम में कंसल्टेंट्स कर रहे हैं, दैट इज ओवर कमिटमेंट. आप किसी भी चीज को रियल एस्टेट में ओवर कमिट मत कीजिए. अगर आप कोई रिलेटेड टू सर्विस, रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट डिलीवरी, आपको जो चीज पता है आप उसी पे कमेंट कीजिए, उसी पे कमिट कीजिए. आपको जो चीज़ नहीं पता है या जो चीज़ आपको नहीं पता है या नहीं समझ आ रही है तो उस पर आप कमिटमेंट मत दीजिए कस्टमर को. बिकॉज फॉर एन एग्जांपल, आप समझोगे कोई प्रोजेक्ट में मैंने कमिट कर दिया कि मैं आपको आफ्टर सेल सर्विस में ये चीज़ दूंगा कि भाई जो भी आपका पेमेंट वगैरह करना है बिल्डर से, आई विल बी कोऑर्डिनेटिंग. अगर आप वो कर सकते हो तो तुम कमिट करो. अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कमिट मत करो. एंड क्या करना चाहिए उसके लिए बेस्ट, जो एक अभी के मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स में एक चीज़ देखी है कि दे आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग.
आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और housing.com ये सारे पोर्टल्स पे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग द इकोसिस्टम ऑफ देयर ओन, जिसपे उनका खुद का नेटवर्क हो, जहाँ पे वो कस्टमर से मिल रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल ज्वाइनिंग एनी ऑफ द नेटवर्किंग ग्रुप्स या फिर प्रेजेंटिंग देयर सेल्फ। तो वो चीज जो है पर्सनल नेटवर्क से आपको जो बिजनेस आएगा ना, उसका क्लोजिंग रेट कैन बी अबव 50% इन कंपैरिजन टू जो लीड्स आप जनरेट करोगे, दैट वुड बी अराउंड 1 to 2% ओनली। सो वो चीज बहुत लोग मिस कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ, दे आर इन्वेस्टिंग इन द पोर्टल्स FB, Instagram, बट दे आर नॉट डेवलपिंग देमसेल्फ टू एक्टिवाइज इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे वो लोगों से मिल रहे हैं और लोग उन्हें जान रहे हैं। राइट। सो खुद का पर्सनल डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है उसके लिए, अगर किसी को एक बिजनेस करना है तो। एंड प्लस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, वी कॉल इट फ्रीमियम, विच आर 2 words, फ्री एंड प्रीमियम, फॉर गेटिंग अ कस्टमर। आज किसी को एक प्रॉपर्टी, एक कस्टमर आज की डेट में अगर प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है ना, ही इज टॉकिंग टू 5 to 6 ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स एट द साइमल्टेनियस टाइम। सो वो आपको क्यों चूज करे, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। जो प्रीमियम हम बोलते हैं, विच इज अ कॉलिजन ऑफ फ्री एंड प्रीमियम, you have to give something to the customer as free to charge them for your premium services. That is a simple concept. आप उनको फ्री में क्या, जैसे हम उनको फ्री में क्या दे रहे हैं, हम उनको फ्री में दे रहे हैं कंसल्टेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, पोजीशन तक हम लोग उनके साथ में रहते हैं, वॉट एवर द इशूज आर देयर वी आर देयर विद देम, आफ्टर पोजीशन ऑल्सो to the certain period of time, if they have some concerns, we are there for that. And all this is for free. We are not charging anything for it. Okay. So that is the difference you have to create. Otherwise, एक ही कस्टमर 5 ब्रोकर से बात कर रहा है तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा? You have to be presentable. You have to be very accurate with the information you are providing. So जो यंग जनरेशन या फिर जो नए लोग हैं जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, मेरा 2 ही एडवाइस है, आप खुद को पहले पॉलिश कीजिए, इंडस्ट्री का पूरा रिसर्च कीजिए, एंड एक पर्टिकुलर एरिया में काम कीजिए। आप पूरा अहमदाबाद कवर नहीं कर सकते, जो एक पर्टिकुलर एरिया में काम करें। ये 3 चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, विच इज अ वेरी गुड स्टार्टर फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच नीलेश, आपसे बहुत कुछ चीज़ें नई जानने को मिली, और ये जो फ्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट था वो शायद हमारे व्यूअर्स को अपने सेल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके लिए भी काम आएगा। So thank you so much for coming and providing your knowledge on real estate. Thank you so much. I enjoyed it a lot. Yes, thank you.